लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किम ने अपने फादर को इम्प्रेस कर लिया था, जो कि है पेट्रियार्क ऑफ एरहेन फैमिली या फिर हेड ऑफ एरहेन फैमिली। वो इस पूरे एम्पायर में 2 आर्च मेजिस में से एक हैं। अब वहां पर किम जाकर अपनी सारी डिमांड्स बताता है, उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो भी जाती हैं। उसके साथ उसके जितने भी साथी आए थे, यानी लेक्टो चेरविल, रियू, उसकी बहन और वो तीनों के तीनों असैसिन, वो सब के सब उसके साथ आ सकते हैं। उसके साथ साथ उसे अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी मिलती है, या फिर कहो तो सोल्जर्स मिलते हैं। अब वहां पर किम जाकर देखता है कि उसे जो महल मिला है वो बहुत ही गंदा था, इसीलिए वो खुद वहां पर साफ करने लग जाते हैं। तभी वहां पर उसके सोल्जर्स आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। और किम उन्हें बताता है कि मेरा महल, मैं सफाई कर रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो कि मैं बस खड़ा होकर देखता रहूं। और उसके बाद वो सोल्जर्स को कहता है कि तुम भी मेरी हेल्प करोगे। पहले तो वो मना करते हैं या कोशिश करते हैं मना करने की, लेकिन वो एरहेन के सामने कैसे मना कर सकते हैं। वो कहता है कि तुम वो नहीं करोगे जो मैं करता हूँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही छोटी चीज है। उसके बाद वो हाँ कह देते हैं। किम उनसे पूछना शुरू करता है कि वाटर मैजिक कौन कौन यूज कर सकता है, तुम यहाँ पर आओ, तुम ये काम करो। उनमें से 2 हाथ उठाते हैं और वो कहता है कि अच्छा, तुम दोनों जमीन साफ करो, फ्लोर को एकदम चमका दो। उसके बाद किम पूछता है कि विंड मैजिक कौन यूज कर सकता है, और वो कहता है कि मैं विंड मैजिक हैंडल कर सकता हूँ। किम उसे कहता है कि तुम बाहर जाओ और ऊपर छत पर जितनी भी गंदगी है उन सबको हवा से साफ कर दो। और हाँ, अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम छत को ही खराब कर दो, क्योंकि मैं पहले ही दिन ये नहीं चाहता कि मेरे सर से छत चली जाए। इतनी मुश्किल से मुझे ये मिला है। अब वो मेजे जो वाटर मैजिक यूज कर सकते हैं, वो वहां पर आपस में बात करने लगते हैं कि यार, मैंने मैजिक इस चीज के लिए नहीं सीखा था। और किम पीछे खड़ा होकर कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम जल्दी कर दो, इसे जल्दी करो। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बस वो यस सर कहकर अपना काम करने लग जाते हैं। और थोड़ी ही देर में वो पूरा पूरा महल चमक जाता है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, हर जगह से वो चमचमाता हुआ दिख रहा था। उसके बाद वो सबको बुलाता है और उन्हें उनके कमरे दिखाने लगता है। पहले वो रियू और लीसा को कहता है कि तुम ये कमरा यूज कर सकते हो। उसके बाद दूसरे कमरे की तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि एक बूढ़े इंसान के लिए ये जगह ठीक होगी। वहीं पीछे रियू और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश थे, खास करके लीसा। वो खुश होती कि भाई, हमारे पास अपना एक कमरा है और ये इतना बड़ा है। और लैपटॉप ने कमरे को देखकर कहता है कि ये कमरा एक बूढ़े इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन तभी वहां पर एक बॉम्ब ड्रॉप होता है कि भाई, यहाँ पर कुछ खाने के लिए है। रियू किम से पूछता है और किम कहते हैं कि हाँ, हमने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है, हम साफ सफाई करने में इतने ज्यादा फोकस थे कि हम भूल ही गए थे। उसके बाद रियू थोड़ी देर बाद वापस आता और कहता है कि मैंने पूरा किचन छान मारा, वहां पर इस टूटी फूटी पुरानी खराब ब्रेड के अलावा कुछ नहीं था। और रियू कहता है हम यहाँ पर 5-6 लोग हैं और ये खाना हमारे लिए काफी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, मतलब रियू और उसकी बहन, कि क्या हमें शहर जाना चाहिए। लेकिन रियू कहता है कि इस टाइम पर थोड़ा सा लेट हो गया है। और वहीं पीछे किम खड़ा होकर सोच रहा था कि मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं एक नोबल फैमिली में आने के बाद एक महल में रहूंगा और उसके बाद मुझे खाने की चिंता करनी पड़ेगी। और उसके बाद रियू कहता है कि ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सब के सब भूखे हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब से हम यहाँ पर आए थे, तुम अंदर पेट्रियार्क से मिलने के लिए गए थे और उसके बाद हम साफ सफाई में लग गए थे। उसके बाद किम के बिल्कुल ऑपोजिट, रियो और लीसा के थोड़े से पीछे वहां पर एक सोल्जर खड़ा था। अब किम उससे पूछता है कि यहाँ पर क्लोजेस्ट पैलेस मेरे बड़े भाई टंडा का है ना। और वो कहता है कि हाँ, लेकिन आप वो तो नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। ये बिल्कुल भी मत कहना कि आप 5th प्रिंस के पास जाने की सोच रहे हो, और वो भी इस टाइम पर। और किम वहां पर पूछता है कि ऐसा कोई रीजन जो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने भाई के पास नहीं जा सकता। और उस सोल्जर के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और वो कहता है कि हाँ, एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए और कोई और तरीका ढूंढे तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर एक भाई या फिर एक सिबलिंग अपने भाई या बहन के महल में जाता, और वो भी अनइनवाइटेड, बिना बताए, तो एक डेक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है। और किम एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा सही में, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं पहले ही उसे कन्फ्रंट करने की सोच रहा था, तो क्यों ना मैं इस बहाने ही उसके घर में चला जाऊं और उससे बात कर लूं। और वहां पर भूकंप आ जाता है, सारे सोल्जर्स उसे कहते हैं कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ 5th प्रिंस के महल में वहां पर टेबल चेयर वो यहाँ वहां फेंक रहे थे, बर्तनों को फेंक रहे थे, खाना को फेंक रहे थे, क्योंकि 5th प्रिंस कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे प्याज पसंद नहीं है, तुम ये मेरे लिए क्या लेकर आए हो। उसके बाद हम पिक्चर में दिखाया जाता है कि एक औरत वहां पर चलती हुई आ रही थी और 2 मेड्स वहां पर खाना उठा रही थी। और वो 5th प्रिंस गुस्से में आकर कहता है कि क्या ये मेरा जवाब भी नहीं देंगी जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं इन सबको अभी कभी मार दूं। लेकिन वो तीसरी औरत वहां पर आती है और कहती है, यंग मास्टर, वो सर्वेंट्स हैं, आपको उन्हें ढंग से ट्रीट करना चाहिए।
और ये औरत और कोई नहीं बल्कि टंडा एरहन की बटलर होती है, ग्रेस मोनेट। और फिफ्थ प्रिंस वहां पर गुस्से में होकर कहता है कि तुम हर बार इन्हें ऐसे ही जाने देती हो, इसीलिए इतनी अकड़ू हो गई हैं। इन्हें एक लेसन तो सिखाना पड़ेगा। उस टाइम पर उसकी नसें दिख रही थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। और उसके बाद वो कहती है, तो यंग मास्टर आपको इतना ज्यादा पिकी ईटर नहीं होना चाहिए। अगर आप हर चीज में नुक्स निकालते रहेंगे और सिर्फ वही खाएंगे जो आपको पसंद है, तो आपकी हेल्थ सफर कर सकती है। आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे ऑनियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर एक और बार वो मेरी टेबल पर आए तो मैं इन सबको मार दूंगा। और उस टाइम पर वो औरत बस बोलती कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि यार इस घटिया बिगड़ैल बच्चे को संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। क्या मेरा मैजिक अभी से खत्म हो गया है? आज रात को मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्पेल इस पर कास्ट करना पड़ेगा। और तभी उसके पीछे से एक और मेड भागते हुए आ रही थी कि मिस ग्रेस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब बहुत बड़ी। वो पीछे मुड़ती और कहती है कि क्या हुआ है? और वो हाफते हुए कहती है कि बाहर यंग मास्टर जेड हैं। और तभी वो ग्रेस बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और कहती है कि वो रात को यहाँ पर आया है, वो भी बिना किसी इनविटेशन के। ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। सारे के सारे मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करो यहाँ पर, और मुझे ये बताओ कि उसके साथ कितने सोल्जर्स आए हैं। और वो मेड कहती है, वेल, यंग मास्टर जेड यहाँ पर अकेले आए हैं। और वहां पर ग्रेस पूछती है, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि वो अकेला यहाँ पर आया है? और वो कहती है कि हाँ, वो बाहर वेट कर रहे हैं। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, पीछा दरवाजा खुलता है और वहां से किम बाहर आता। उसकी लाल आंखें ग्लो कर रही थी और वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ वहां पर आया था, जैसे कि उसे पता था कि यहाँ पर उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा और वो यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आया है। और जैसे ही किम वहां पर अंदर आता है, वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये बिना परमिशन के, बिना रुके यहाँ पर आ गया है। और किम वहां पर आकर एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर डिनर कर रहे हो। वो जैसे ही आगे आने लगता है, वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स उसे घेरने लगते हैं। और किम वहां पर उन सोल्जर्स को देख कर ना तो डरता है, ना ही वो गुस्सा होता है। बस वो कहता है कि जरा देखो इन सबको, मैं एक एरहन फैमिली का हेir हूँ और ये सब मुझे ग्रीट भी नहीं कर रहे हैं। तभी वो हड़बड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि गुड इवनिंग यंग मास्टर जेड, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? किम उनकी बातों का ना जवाब देता है, ना ही उनसे किसी भी चीज में एंगेज करता है। वो सीधा ग्रेस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ की बटलर हो ना? और उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि किम ने इतने अनएक्सपेक्टेडली ये सारी चीजें की होती हैं कि सब अभी तक इसी चीज पर फिक्सेटेड है कि वो यहाँ पर आया तो आया क्यों है। और वो ग्रेस की तरफ घूरता है, लाल आंखों के साथ कहता है कि क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगी? लेकिन ग्रेस बिना किसी जवाब के बस उसे घूरती रहती है और उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि ये बंदा किस चीज पर इतना कॉन्फिडेंट है, इसे आखिरकार ऐसा क्या मिल गया या फिर क्या हुआ है? ये सिर्फ एक बच्चा था जिसे बस ऐसे ही यहाँ वहां भेज सकती थी, कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी और इसकी जुबान नहीं निकलती थी। लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंटली मेरे सामने कैसे खड़ा है? और उसके बाद उसके आसपास का रेड ऑरा दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके फादर का था। और उसके ऑरा को देखकर वो सोचती है कि सच में अब मैजिक यूज कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर वापस आया। लेकिन मैजिक कैसे यूज कर पा रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे है? और किम वहां पर कहते तुम अब भी मुझे ग्रीट नहीं करोगी। और वो अब भी क्लूलेस होती है कि मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन वो अपना सर झुकाती है और कहती है, मैं ग्रेस मोनेट हूँ, यंग मास्टर टंडा की बटलर। और अंदर ही अंदर वो अपने आप को गाली दे रही होती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अभी तक मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे हर एक गधे को पोलाइटली बात करनी पड़ती है और उसे सैल्यूट करना पड़ता है। और तभी किम उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस मेंशन में ऐसे एक्ट करती हो, इतने एरोगेंटली एक्ट करती हो कि सारी दुनिया को तुम कंट्रोल कर सकती हो, और इसीलिए इतनी केयरलेसली तुम अपनी मैजिक पावर्स को रिलीज करती हो। और वो हैरान हो जाती कि इस बंदे ने नोटिस कैसे किया। और तब उसे रियलाइज होता है कि जो पुश ओवर में इसे समझती थी वो ये है नहीं, ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। न जाने से क्या हुआ है, ये यहाँ पर अकेला आया है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आया है। इसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिस पर ये रिलाई कर रहा है। और तब उसे उसकी चेस्ट पर प्रीस्ट का मार्क दिखाई देता है। और तभी उसका भाई खड़ा होता और कहता है, जरा देखो इस गधे को, इसे ग्रीट किया जाए, मेरे सोल्जर्स और मेरे बटलर इसे ग्रीट करें, लेकिन क्यों? जबकि तुम मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तू रेंगता हुआ आया कहाँ पर है? और किम एक बहुत ही लेजी एक्सप्रेशन के साथ उसे कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, वैसे भी तुम एक पपेट हो। मैंने सही कहा ना? वो टेबल पर जोर से हाथ मारता और कहता है कि पपेट, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं एक एरहन हूँ, और अभी अभी तुमने मुझसे इनफॉर्मली बात की, ढंग से बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ।
और किम उसे कहता है कि तुम्हें ये चीज परेशान क्यों कर रही है, और वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये चीज परेशान करेगी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और तभी वो अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है और कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आने का मतलब वैसे भी है तुमने वॉर की शुरुआत कर दी है, मैंने एक नया मैजिक स्पेल सीखा है और वो मैं तुम पर ट्राई करूंगा, उसके बाद तुम शायद मुझे ढंग से बात करने लगोगे। और तभी वहां पर ग्रेस आती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए, आप इस पर अटैक नहीं कर सकते। वो उसे कहता है कि ग्रेस तुम साइड हट जाओ, तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे बताऊंगा कि इसका बड़ा भाई कौन है और उसे डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है। और तभी ग्रेस आती है वहां पर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि रुक जाओ। और टंडा एरहन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उसका चेहरा लाल होना शुरू होता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने इसे सुना ना, इसने मुझसे इनफॉर्मली बात की थी, इसने मुझे मॉक किया, इसने मुझे पपेट बुलाया। और वो कहती है कि यंग मास्टर प्लीज रुक जाइए, मैं आपको 1 सेकंड में सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, अब बस अभी के लिए शांत रहो। और तभी ग्रेस कहती है कि यंग मास्टर की रूडनेस के लिए मैं माफी मांगती हूँ। और टंडा एरहन हैरान हो जाता है कि माफी, हम माफी क्यों मांग रहे हैं। और किम कहता है कि एटलीस्ट बटलर तो तेज है, इसका दिमाग तुमसे ज्यादा ही चलता है। और तभी फोकस होता है किम के चेस्ट पर लगी हुई प्रीस्ट गारंटी पर। प्रीस्ट की गारंटी मतलब एम्परर की गारंटी। अगर इसकी आइडेंटिटी या फिर किम के साथ कुछ भी होता है तो एक इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पर डिस्पैच किया जाएगा अंडर इंपीरियल लॉ, वो यहाँ पर आएगा, एरहन मेंशंस में आएगा। और अगर वो यहाँ पर आता है तो मेरा मैना सर्किट वहीं पर बंद हो जाएगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। एरहन फैमिली के हेड एम्परर को इतनी नफरत करते हैं, अगर वहां से कोई भी यहाँ पर आया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, हम डायरेक्टली इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, तो हमें इसे बहुत ही पोलाइटली और नाइसली वापस भेजना होगा। इसीलिए उसके चेहरे पर पसीने आने लग जाते हैं और वो एक झूठी स्माइल के साथ उससे पूछती है कि यंग मास्टर जेड आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और किम उसकी बात का डायरेक्टली जवाब नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, एक छोटी सी बटलर होने के बाद भी तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे कंट्रोल करके कुछ करवा पाओगी। लेकिन तब भी वो अपने आप को शांत रखती है और कहती है कि प्लीज आप अपना बिजनेस बताइए कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं। और किम कहता है ठीक है, तुम मेरे किसी और सवाल का जवाब नहीं दोगी तो मैं यही बता देता हूँ कि क्यों आया हूँ। मैं अभी अभी अपने मेंशन में शिफ्ट हुआ हूँ और वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना थोड़ा सा खाना मेरे साथ शेयर करो और कुछ नहीं। और वहां पर ग्रेस अपना सर पकड़ लेती है कि यार इनसे मेरा पीछा कब छूटेगा, ये एरहन्स एक से एक बदतमीज होते हैं, वो आधी रात को यहाँ पर आया सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। तो अपना सर पकड़ कर रखती है और अपने स्टाफ को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर जितने भी मीट और ब्रेड बचे हैं सब कुछ लेकर आओ। उसके वो सारे मीट या वो सारे ब्रेड को कलेक्ट करते हैं और एक घोड़े पर रख देते हैं। किम उस पर बैठकर जाने लगता है और ग्रेस उससे पूछती है क्या तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। और किम उसे कहता है कि आज के लिए बस इतना ही, हाँ बाकी हम कल से एक दूसरे को मिलते रहेंगे, बहुत ज्यादा जान पहचान करनी है तो मिलना तो लगा रहेगा। अब उसे बाय कहकर वहां से जाने लगता है और ग्रेस वहां पर गुस्से से लाल हो रही थी, कहती और बस रुको और तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और किम अपने मेंशन में जाता और वहां पर उन सबको दिखाता है कि वो क्या क्या लेकर आया है। उसमें मीट था, ब्रेड था, फ्रूट्स थे, चीज थी। उन सबको महल के बाहर एक जगह पर लेकर आता, वहां पर सारा खाना दिखाता और उसके बाद जो अर्थ एलिमेंट वाले मैजिशियन होते हैं या मेज होते हैं उन्हें कहता है कि यहाँ पर एक गड्ढा बनाओ, और फायर एलिमेंट वालों को कहता है कि वहां पर आग लगाओ। वो सब यस सर कह कर वो सारा काम कर देते हैं और उसके बाद वहां पर बारबेक्यू शुरू हो जाता है और लोग वहां पर आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरी बार कब था जब हमने आखिरी बार बाहर बारबेक्यू किया था। वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया, जब से हमने एरहन ज्वाइन किया है तब से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो कहते ही हाँ, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिटली ये बताया गया था कि ये सारी चीजें करना मना है। और दूसरा सोल्जर कहता है कि हाँ, क्योंकि हर जगह आग जला देना और उसके बाद बारबेक्यू करना या फिर मीट करना वो सब नाइट का कल्चर है, तो इसीलिए मेजी इस चीज को नहीं करते। तभी किम उनके सामने खड़ा था और नोटिस करते उनमें से एक सोल्जर वहां पर माफी मांगे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन किम पूछता है कि क्या सच में मेजी इस चीज को फॉरबिड करते हैं कि बारबेक्यू नहीं करना। और वो कहता है कि हाँ, क्योंकि नाइट्स को बहुत ज्यादा स्टेमिना यूज करना पड़ता है, वो लड़ते हैं, इसीलिए वो मीट हर जगह खाने लग जाते हैं और ये उनका कल्चर है। और किम उन्हें कहते हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि तुम इतना डिलीशियस खाना नहीं खा सकते सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नाइट्स का कल्चर है। और किम अपने मन में सोच रहा था कि ये किस तरह की बकवास है, मैंने तो आज तक इस चीज के बारे में कभी नहीं सुना। फिर वो सोचता है कि ऐसा होगा भी, क्योंकि उसने मेज की तरह नहीं एक नाइट की तरह इस गेम को खेला था।
और वो सोल्जर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और पूछता है, वैसे उन वो नेचुरली बारबेरिक नहीं होते, हम एक नोबल मेजिस हैं, तो हम इस तरीके से मीट नहीं खा सकते। उसके बाद कि मीट की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है तो तुम इसे नहीं खाओगे। और उसके बाद वो सोल्जर मीट की तरफ देखता है और कहता है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और किम वहां पर बैठता है और उन सबको समझाता है कि तुम्हें जिंदगी एक बार मिलती है, तो तुम जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। और जहां तक बात है रूल्स की, तो मेरे मेंशन में मेरे रूल्स चलते हैं और यहाँ पर मैं इस चीज के लिए मना बिल्कुल नहीं करता। तुम्हें जो खाना है तुम वो खा सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बस तुम्हारा एक ही काम होगा, अपनी जॉब ढंग से करो। उसके अलावा मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा। और सारे के सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो पकते हुए मीट को देखकर बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मीट शायद पक चुका है। उसके बाद वो सब लोग वहां पर खाना शुरू करते हैं और वो मनी मन सोच रहा होता है कि अब लोहा गर्म है, अभी वार करने का सही टाइम है। कल रात को मैंने वॉर तो डिक्लेयर कर दिया है, अब मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। अगली सुबह होती है और एक आदमी दरवाजे को बंद कर रहा था कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि यही एक इकलौती चीज है जो मेरे फादर ने मुझे दी थी। अपने मरने के बाद वो बस यही एक चीज छोड़कर गए थे। और सामने से किम आ रहा था, उसके साथ साथ उसके सोल्जर्स भी थे। और किम उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम में है, लेकिन इसका एक्चुअल ऑनर फिफ्थ प्रिंस टंडा एरेहन है। अब किम बाकी सबको समझाता है कि एरेहन्स यूजुअली बिल्डिंग्स को अपने नाम पर नहीं खरीदते, वरना एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन भी उन्हें एक्सपोज कर देगी और बाकी सारे भाइयों को पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी जमीन है, और वो उस पर अटैक करेंगे। और मैं इसीलिए इसी चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। जब वो डायरेक्टली उसका ओनर नहीं है, तो जब मैं इसे खरीद लूंगा या फिर छीन लूंगा, तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक सोल्जर टेबल पर हाथ मारता और कहता है, अगर हम यंग मास्टर को इतनी देर तक वेट कराते रहेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें एक सिंपल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन लग रहा है? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? और किम अपने मनी मन सोच रहा होता है कि सही कहा, ये सिर्फ एक सिंपल प्रॉपर्टी की सेल नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है पावर स्ट्रगल का, कि फिफ्थ और सिक्स्थ एयर के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है। मैं उसके मेंशन में गया था बिना बुलाए, और अब मैं उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर रहा हूँ। और वो आदमी बहुत ही हड़बड़ा जाता है और कहता है कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकता, मेरे पास इस चीज के डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मास्टर के पास होंगे, मतलब फिफ्थ प्रिंस टंडा एरेहन के पास। किम एक लंबी सांस लेता और कहता है कि ठीक है, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि तुमने हमें प्रॉपर्टी बेच दी है, मैं इसे सिटी हॉल में बाद में नोटराइज करवा लूंगा। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी की गारंटी मैं लेता हूँ, और उसके साथ साथ मैं इस बिल्डिंग का डबल प्राइस तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुम साइन नहीं करते हो तो तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। और वो कहता है कि आप सच में गारंटी लेते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा? और वो कहता है कि हाँ, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, मैं अपने एरेहन नेम पर कसम खाता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो एक लंबी सांस लेता और वहां पर साइन कर देता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, और अगर मैं साइन कर देता हूँ तो शायद मैं जिंदा बच जाऊं। वो कहता है कि मैंने साइन कर दिए हैं। कि मुझसे कहता है कि ठीक है, तुम साइन कर चुके हो, अब बस हमें वहां पर जाकर इस बिल्डिंग को अपने नाम पर करवाना है। और कहता है कि आज से इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ। उसके बाद नेका के सिटी हॉल ऑफिस में दिखाया जाता है कि किम वहां पर पहुंच चुका है। वो दिखाता है कि एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उस आदमी का और मेरा, जिसके नाम पर ये बिल्डिंग पहले थी। वहां पर वो नाम चेक करते हैं कि बिल्डिंग का ओनर वॉरेन बेटी था। वो कंफर्म करते हैं और किम उससे पूछता है, क्या अब ये नोटराइजेशन कंप्लीट हो सकती है? क्या आप प्लीज इसे अभी के अभी शुरू कर सकते हैं? और वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही लग रही है, लेजिटिमेट है। उसके अलावा अगर आपने सारा बैलेंस पे कर दिया है तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और किम मनीमन सोचता है कि कितना बढ़िया सिस्टम है। और उसके बाद वो कहता है कि हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थेफ्ट होते हैं, उसके केसेस रजिस्टर होते हैं, फिर हमें वो सॉल्व करने पड़ते हैं। इसीलिए हम डबल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। और ये नेका का मेयर है डगलस हुपर। और किम मनीमन सोच रहा होता है कि किसी के साथ गलत ना हो, ये प्रॉपर्टी सेल के बाद किसी के साथ तो गलत जरूर होगा, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। लेकिन मेयर कहते हैं कि इस मामले में आप थोड़े से अलग हैं। और किम पूछता है कि मैं अलग कैसे हूँ? वो कहते हैं कि यूजुअली जो एरेहन एयर्स होते हैं वो अपने नाम पर बिल्डिंग नहीं खरीदते। क्या आपको उस चीज का रीजन नहीं पता? और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे इस चीज का रीजन पता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किम के मन में चल रहा था कि मैं कोई भी लूपहोल्स नहीं बनाना चाहता, अगर मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो कोई और भी कर सकता है। तभी दरवाजे के पीछे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा रास्ता रोक रहे हो, साइड हो जाओ। और जैसे वो दरवाजा खुलता है, किम के मन में चल रहा था कि यहाँ आ गया वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है। दरवाजा खुलता और वहां से ग्रेस आती है।
है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और तभी मेयर उस पर चिल्लाने लग जाती, ग्रेस तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर मैना का यूज फॉरबिडन है, तुम यहाँ पर यूज नहीं कर सकती। और वो गुस्से में सामने आती है और कहती है कि बकवास मत करो, तुम मेयर हो और तुमने खुद रूल्स को तोड़ा है। और किम खड़ा होकर कहता है, रूल्स? कौन से रूल्स? और वो कहते हैं, ये तुम किस लिए पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बिल्डिंग मास्टर टंडा के नाम पर थी? तुमने एक वॉर शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं बस बैठकर देखती रहूंगी जब तुम्हारे पीठ में खंजर घोंप रहे हो? और किम बहुत ही शांति से रिप्लाई करता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। उस बिल्डिंग का ओनर लिस्टेड था और उसका नाम था वॉरेन बेटी। और वो किम की तरफ देख कर कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो कि तुम सारी चीजों को संभाल लोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? और किम उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि वो इंसान तुम हो जो गलती कर रहा है। तुम किस चीज पर रिलाय कर रही हो कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन समझ में आ भी रही है? और वो कहती है कि यंग मास्टर टंडा की बटलर होने के साथ साथ मैं एक मेज भी हूँ जो कि मोनेट फैमिली से आती हूँ। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें आज के एक्शंस की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। और किम उसकी तरफ कहता है कि अच्छा, अब तुम थ्रेट्स भी दे रही हो? और अब किम कहता है कि मैं भी तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ कि चाहे रिवेंज हो या फिर ग्रेटिट्यूड हो, मैं दोनों ही 10 गुना वापस करता हूँ। तो तुम भूलना मत कि एरहन फैमिली का मोटो क्या है। अगर तुम मेरे साथ भिड़ोगी तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना, हाइप करना, ताकि हम हाइप लीडर बोर्ड पर और ऊपर जा सकें। बाय बाय।